हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारत के संवैधानिक विकास के पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में हम देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम कौन कौन से थे, उनमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट हम लोगों ने देखा था। अगर हम विचार करें तो अगला एक्ट 20 साल बाद आना चाहिए था, लेकिन देश में क्या था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था, इसलिए अगला एक्ट आया 1858 में। इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए, इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें थोड़ा सा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा करनी होगी। लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति से देश की रियासतें और राजा परेशान थे। कैनिंग ने भी यह घोषणा किया था कि वर्तमान राजा के मृत्यु के बाद अब कोई राजा नहीं होगा, अर्थात राजा के परिवार को राजा का पद और उसके महल को छोड़ना होगा। तथा सैनिकों ने भी समय समय पर विद्रोह कर दिया, और इस समय जो विद्रोह का कारण था चर्बी वाला कारतूस। देश की जनता भी ब्रिटिश नीतियों से क्या थी, परेशान थी। इस माहौल में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है। वर्तमान समय की तरह उस समय सूचनाएं पहुंचाने का कोई साधन नहीं था। इस सूचना को पहुंचाने का काम देश के जादूगर और मदारी करते थे। गांव गांव में जाते थे, जादू दिखाते थे, कमल का फूल और आधी रोटी दिखाकर लोगों को जागरूक करते थे। क्यों आधी रोटी और कमल का फूल ही दिखाया जाता था? इसलिए दिखाया जाता था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह था। जादू दिखाने के बाद जहां सूचना पहुंचाना रहता था, सूचना पहुंचाते थे। इस माहौल में या इस दौरान 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर लिया और वहां के शस्त्रागार को लूट लिया। और यहीं से हमारे क्रांतिकारी भाई कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। और 12 मई 1857 को दिल्ली पे कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को 82 साल के एज में शहंशाह ये हिंदुस्तान घोषित कर दिया। और कार्य करने के लिए बहादुर शाह जफर को शहंशाह के रूप में कार्य करने के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण, 10 सदस्यीय प्रशासनिक अधिकरण का भी गठन किया गया। जब दिल्ली पे कब्जा हो गया तो देश के विभिन्न हिस्सों में भी लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसका नेतृत्व कुछ लोगों ने अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों ने किया। जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, इलाहाबाद से लियाकत अली, रुहेलखंड से खान बहादुर खान, बुंदेलखंड से रानी लक्ष्मी बाई, बिहार से कुंवर सिंह, असम से मनी राम दत्त, गोरखपुर से गजाधर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह, जो अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था और इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जिहाद का नारा दिया था। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि हम इन विद्रोहों को दबा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दिल्ली के विद्रोह को दबाएं। तो सारी योजनाएं दिल्ली के विद्रोह को दबाने में लगा दी। और इस दौरान या इस विद्रोह को दबाने के चक्कर में अंग्रेज जॉन निकलसन की जान चली गई। लेकिन लेफ्टिनेंट हडसन ने इस विद्रोह को क्या कर दिया, दिल्ली के विद्रोह को दबा दिया तथा बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और उनके सामने ही उनके दोनों पुत्रों को तोप से उड़वा दिया गया और गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। वहां रंगून की जेल में डाल दिया गया। तथा एक अंग्रेज ने एक पत्र लिखा बहादुर शाह जफर को, और उस पत्र में एक जगह लिखा था कि दमदमे में दम नहीं, खैर मानो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। इस पत्र का जवाब रंगून जेल के दीवारों पर बहादुर शाह जफर ने 82 साल के एज में दिया कि गाजिए में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इस दिल्ली पे कब्जा करने के बाद अंग्रेज जगह जगह जो विद्रोह हुए थे उसको भी क्या कर दिया, दबा दिया। बेगम हजरत महल, नाना साहब और लियाकत अली देश छोड़कर नेपाल भाग गए। कहाँ भाग गए? देश छोड़कर नेपाल भाग गए। अब अंग्रेजों को लगा कि हम ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने नीतियों में क्या किया, बदलाव लाया और एक नया एक्ट आया
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप यह एक नया एक्ट आया जिसे 1858 का भारत सरकार अधिनियम के नाम से आप जानते हैं। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम में कौन कौन सी बातें की गई या कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो पहला फैक्ट पॉइंट इसका यह निकल के आता है कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम को विक्टोरिया घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, किस घोषणा पत्र? विक्टोरिया घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस विक्टोरिया घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। क्यों इलाहाबाद में ही पढ़कर सुनाया था? क्योंकि उस समय भारत की राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी। दूसरा, इस अधिनियम की दूसरा फैक्ट पॉइंट, अंग्रेजों ने राज्य विस्तार की नीति त्याग दी, अर्थात अब वो रियासतों को नहीं हड़पेंगे या रियासतों पर कब्जा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम फिर रियासतों को हड़पने का प्रयास करेंगे या कब्जा करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है विद्रोह फिर शुरू हो जाए। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या? अंग्रेजों ने राज्य विस्तार की नीति क्या कर दी? त्याग दी, अर्थात रियासतों को हड़पने की नीति छोड़ दी। तीसरा पॉइंट या अगला फैक्ट पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा कंपनी को क्या कर दिया? महत्वपूर्ण पॉइंट है, कंपनी को विघटित कर दिया। अब कंपनी का शासन नहीं होगा, अब भारत का शासन होगा। किसका शासन होगा? कंपनी का शासन नहीं होगा, अब ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा। किसका? क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा। किसका शासन होगा? अर्थात यहां कंपनी को विघटित कर दिया गया। अब कंपनी का शासन नहीं होगा, किसका शासन होगा? ब्रिटिश क्राउन का, अर्थात ब्रिटिश राजा का शासन होगा। अगली बात, इसी अधिनियम द्वारा 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय पद के रूप में बदल दिया गया। अर्थात इस अधिनियम द्वारा अब जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस पद को वायसराय पद नाम में बदल दिया गया। और यह प्रथम व्यक्ति थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग प्रथम व्यक्ति थे या प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग। इसी अधिनियम द्वारा जो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की चर्चा की गई थी, जो स्थापित किया गया था, यहां क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? अर्थात दोहरे प्रशासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम द्वारा क्या एक नया पद, भारत सचिव के नाम से एक नया पद सृजित किया गया। और यह भारत सचिव भारत के लिए होगा, लेकिन इनका कार्यालय कहाँ होगा? लंदन में होगा। इनका कार्यालय कहाँ होगा? सोचिए, भारत के लिए काम करेंगे, इनका कार्यालय कहाँ होगा? लंदन में होगा। और यह भारत सचिव ब्रिटिश मंत्री परिषद का सदस्य होगा, यहाँ का नहीं, ब्रिटिश मंत्री परिषद का सदस्य होगा। और जो वायसराय होगा इसी भारत सचिव के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। एक बार फिर देखते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इसे विक्टोरिया घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। इस घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने राज्य विस्तार की नीति त्याग दी, अर्थात राज्यों को हड़पने की नीति अब छोड़ दिया। इसी एक्ट के द्वारा कंपनी को विघटित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी को क्या कर दिया गया? विघटित कर दिया गया। अब कंपनी का शासन नहीं होगा, अब ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा। इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को वायसराय पद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और पहले वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग। इसी अधिनियम द्वारा जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की शुरुआत की गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को यहां क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और एक नया पद सृजित किया गया, जिसे अंतिम बात है, एक नया पद सृजित किया गया जिसे
भारत सचिव के नाम से जाना जाएगा और यह भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा। वायसराय इसी के प्रति उत्तरदायी होगा, जो भारत का वायसराय होगा इसी के प्रति उत्तरदायी होगा। और इनका कार्यालय कहाँ होगा? लंदन में होगा। काम करेंगे भारत के लिए, कार्यालय कहाँ होगा? लंदन में होगा। 1858 का अधिनियम भारत शासन को अच्छा करने वाला अधिनियम था। भारत के शासन को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1858 का अधिनियम भारत के शासन को अच्छा करने वाला अधिनियम माना जाता है। जब यह अधिनियम आया या जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हुआ करते थे पामस्टन। कई बार पूछा जा चुका है, जब यह अधिनियम आया या 1857 की क्रांति हुई, उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे पामस्टन और भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अगले एक्ट की बात करते हैं, 1861 का अधिनियम। अगला एक्ट आया 1861 का भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम। इस एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे यहाँ 5-6 बातें हैं, यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। लॉर्ड कैनिंग ने इस अधिनियम के माध्यम से विभागीय प्रणाली की क्या कर दी? शुरुआत की। पोर्टफोलियो, जैसे विभाग आप जानते हैं, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उसी तरह इस अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग ने, किसने? लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। दूसरा पॉइंट, इस अधिनियम के माध्यम से 1861 के अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। ध्यान रखिएगा, वायसराय, अब क्या बोला जाएगा? वायसराय। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देता है? गवर्नर जनरल। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है, वायसराय है तो वायसराय होगा, अगर ये नहीं है तो गवर्नर जनरल होगा। तो इस अधिनियम द्वारा वायसराय को या गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार मिल गया। अध्यादेश क्या होता है? जैसे आप विधेयक है, पहले पेश होता है विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा में पेश होगा, फिर पास होगा, फिर राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे तो अधिनियम बन जाता है। ठीक, आगे हम चर्चा करेंगे। अध्यादेश क्या है? अध्यादेश क्या है? पहले अधिनियम बन जाता है, फिर पेश होगा, फिर पास होगा, उल्टा है, समझिएगा। विधेयक क्या है? पहले पेश होता है, प्रस्ताव पेश होगा सदन में, चाहे लोकसभा और राज्यसभा हो, उसके बाद पास होगा और पास होने के बाद राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे तो अधिनियम बन जाएगा। यहाँ क्या है? अध्यादेश पहले राष्ट्रपति सहमत दे चुके हैं तो इसलिए इसे अधिनियम मान लिया जाता है। बाद में पास कराया जाता है, पास कराया जाएगा, पेश किया जाएगा और उसके बाद पास कराया जाएगा। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1, 2, 3 में, अनुच्छेद 1, 2, 3 में, 123 में, और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का अधिकार 2, 1, 3 में, अर्थात 213 में दिया गया है संविधान में। आगे हम इस टॉपिक पर जब राष्ट्रपति के अधिकार, राज्यपाल के अधिकार की चर्चा करेंगे तो वहां चर्चा करेंगे। अगली बात आते हैं, दूसरा बात था इसमें, दूसरी बात थी कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। अगला, इस अधिनियम द्वारा 1861 के अधिनियम द्वारा 1862 में बॉम्बे में, कहाँ? बॉम्बे में, 1862 में बॉम्बे में और 1866 में इलाहाबाद में, कहाँ पे? इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। साथ साथ इसी अधिनियम द्वारा मद्रास में भी हाई कोर्ट की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिए। किस एक्ट के द्वारा? एक्ट पूछा जाए तो 1861। अगर सन पूछा जाए कि कब स्थापित किया गया, 1861 के अधिनियम द्वारा 1862 में बॉम्बे हाई कोर्ट, 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। किस एक्ट के द्वारा? तो 1861। सन पूछा जाए तो 62 और 66 हो जाता है। इसी एक्ट के द्वारा मद्रास में भी हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अगली बात, इसी अधिनियम द्वारा 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की गई। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की स्थापना की गई, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की गई। याद रखें, ये भी पीसीएस में पूछा जा
चुका है। इसी अगला बात, इसी अधिनियम द्वारा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधि बनाने का अधिकार फिर मिल गया, जो पहले समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधि बनाने का अधिकार क्या मिल गया। एक बार फिर देखते हैं 1861 का भारत सरकार अधिनियम या परिषद 1861 का भारत सरकार अधिनियम या परिषद अधिनियम। पहला, कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। दूसरा, वायसराय या गवर्नर जनरल को इस अधिनियम द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। तीसरा, इस एक्ट 1861 के एक्ट द्वारा 1862 में बॉम्बे और 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई। अगला, इस अधिनियम द्वारा प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी या प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुई। साथ साथ इसी अधिनियम द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधि बनाने का, नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम की चर्चा करते हैं कि इनमें कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो इसमें पहली बात, विधायिका में सदस्य संख्या, किसमें? विधायिका में सदस्य संख्या बढ़ाई गई। विधायिका जो थी उसमें सदस्य संख्या बढ़ाई गई। दूसरा, विधायिका में कोई भारतीय सदस्य, कौन? कोई भारतीय सदस्य सार्वजनिक मामले पर बहस में भाग लेगा। फिर समझिए, विधायिका में कोई भारतीय सदस्य सार्वजनिक मुद्दे पे या सार्वजनिक मामले पर बहस में भाग लेगा, अपना विचार रखेगा, प्रश्न पूछेगा और क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एक बार फिर समझिए, विधायिका में कोई भारतीय सदस्य, बहस जब होती है तो विधायिका में कोई भारतीय सदस्य बहस में भाग लेगा, अपना विचार रखेगा, प्रश्न पूछेगा तथा पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है। तीसरी बात, विधायिका में कोई भारतीय सदस्य वित्तीय मामले पर, यहां क्या था? सार्वजनिक मामला, यहां वित्तीय मामले पर बहस में भाग लेगा, अपना विचार रखेगा, प्रश्न करेगा, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं कर सकता, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विधायिका में कोई भारतीय सदस्य वित्तीय मामले पर, किस मामले पर? वित्तीय मामले पर बहस में भाग लेगा, अपना विचार रखेगा, प्रश्न कर सकता है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता, पूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकता। तीन ही बातें हैं महत्वपूर्ण, एक बार फिर रिपीट करते हैं। विधायिका में सदस्य संख्या बढ़ाई गई। विधायिका में कोई भारतीय सदस्य सार्वजनिक मामले पर बहस में भाग लेगा, अपना विचार रखेगा, प्रश्न करेगा, पूरक प्रश्न भी कर सकता है। वित्तीय या विधायिका में, तीसरा पॉइंट, विधायिका में जो इंपॉर्टेंट है, विधायिका में वित्तीय मामले पर कोई भारतीय सदस्य बहस में भाग लेगा, विचार रखेगा, प्रश्न कर सकता है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन या पूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं कर सकता। आगे देखते हैं 1900, महत्वपूर्ण तीन ही बातें हैं इसमें। अगला देखते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। पहला पॉइंट है इसका, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। क्या? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, मार्ले कौन है? मार्ले कौन है? भारत सचिव है। और मिंटो क्या है? वायसराय। जो पहले है वो भारत सचिव है, दो नाम है इसमें, मार्ले मिंटो। मार्ले क्या है? भारत सचिव का नाम है, और ये मिंटो क्या है? वायसराय है। ठीक है, तो इन्हें 1909 को के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। यह भारत में आए थे क्या करने के लिए? सुधार करने के लिए। लेकिन इनका वास्तविक उद्देश्य दो वर्गों को आपस में लड़ाना था, अर्थात हिंदू और मुस्लिम समुदाय को आपस में क्या करना था? लड़ाना था। तो इसका फैक्ट पॉइंट पहला यही फैक्ट है कि इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनका वास्तविक, आए थे सुधार करने, लेकिन इनका वास्तविक उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था या हिंदू मुस्लिम में विवाद उत्पन्न करवाना था या दोनों में लड़ाना था। अगला फैक्ट पॉइंट, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। 1919 के अधिनियम द्वारा
मुस्लिम समुदाय के लिए या मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। अब पृथक निर्वाचन पद्धति क्या होता है? मान लीजिए कोई सीट है, जैसे मोहनलालगंज है या मुरादाबाद है, यह सीट मुस्लिम भाइयों के लिए या मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया और इस मुरादाबाद क्षेत्र में जो 100% जनसंख्या है उसका 75% मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और 25% हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि रहते हैं। समझिए, एक क्षेत्र है जिसमें 75% मुस्लिम समुदाय रहता है और 25% अन्य समुदाय रहता है। तो ये मुस्लिम भाइयों के लिए या मुस्लिम वर्ग के लिए क्या कर दिया गया है? पृथक कर दिया गया है। अब यहाँ चुनाव लड़ने का अधिकार, यहाँ का भी चुनाव होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार ABCD, सब जो ABCD है वो इसी वर्ग से आएंगे, मुस्लिम वर्ग से ही आएंगे। यह चुनाव हिंदू, सिख, ईसाई चुनाव नहीं लड़ सकते। साथ साथ चुनाव लड़ने का अधिकार मुस्लिम भाइयों के पास, साथ साथ मत देने का भी अधिकार केवल इन्हीं 75% लोगों को है। 25% लोगों को मत देने का भी अधिकार नहीं है। एक बार फिर समझिए, पृथक निर्वाचन पद्धति से तात्पर्य ऐसी शासन प्रणाली जिसमें मुस्लिम वर्ग ही चुनाव लड़ेगा और मुस्लिम वर्ग ही मतदान करेगा और इसमें से कोई एक ही जीतेगा। चुनाव में तो कोई एक ही जीतता है। जो चुनाव मान लीजिए B जीता और जो चुनाव जीत के आएगा वो 100% लोगों का क्या होगा? प्रतिनिधि होगा, 100% लोगों का नेता होगा। अर्थात यहाँ 25% लोगों को न तो चुनाव लड़ने का अधिकार है और न ही मतदान करने का अधिकार है, लेकिन जो प्रतिनिधि जीत कर आएगा उनका भी प्रतिनिधि होगा। अर्थात यहाँ से पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। किसके लिए? मुस्लिम समुदाय के लिए। अगला फैक्ट पॉइंट इसका तीसरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। विधायिका में वित्तीय मामले पर, किसमें? विधायिका में वित्तीय मामले पर कोई भारतीय सदस्य बहस में भाग लेगा, अपना विचार रखेगा, प्रश्न भी कर सकता है, क्रॉस क्वेश्चन भी, पूरक प्रश्न भी कर सकता है, लेकिन निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकता। सेंस्योर मोशन, निंदा प्रस्ताव वो नहीं ला सकता। एक बार फिर समझिए, वित्तीय मामले पर, विधायिका में वित्तीय मामले पर कोई भारतीय सदस्य बहस में भाग लेगा, अपना विचार रखेगा, प्रश्न भी कर सकता है, पूरक प्रश्न भी कर सकता है, लेकिन निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकता। क्या? लेकिन निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकता। एक बार फिर देखते हैं, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये सुधार करने आए थे, लेकिन इनका वास्तविक उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम वर्ग को लड़ाना था। दूसरा, मुस्लिम समुदाय इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। किसके लिए? मुस्लिम समुदाय के लिए। तीसरा, वित्तीय मामले पर कोई भारतीय सदस्य अपना विचार, विधायिका में अपना विचार रखेगा, प्रश्न करेगा, क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है, लेकिन निंदा प्रस्ताव, सेंस्योर मोशन नहीं ला सकता। इस अधिनियम के बारे में सरदार पडिक्कर ने कहा था कि यह अधिनियम भारत विभाजन की प्रथम अभिव्यक्ति थी। यह अधिनियम इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के बारे में 1909 के अधिनियम के बारे में सरदार पडिक्कर ने कहा था कि यह अधिनियम भारत विभाजन की क्या थी? प्रथम अभिव्यक्ति थी। क्यों? क्योंकि यह मुस्लिम भाइयों के लिए या मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की बात करता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।